ठीक है बेटा। तो आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। आज हम क्लास 10 का अध्याय नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं बेटा। क्या देखने जा रहे हैं? पार्ट नंबर 3। आज हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे बेटा वो क्या है? ऊष्मा। क्या अध्ययन करेंगे बेटा? ऊष्मा। ऊष्मा को क्या बोलते हैं बेटा? हीट। ये आपको ध्यान। आज हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे बेटा वो क्या अध्ययन करने वाले? ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। अच्छा बेटा, एक बात और पता नहीं बेटा आप सबको, आप जो भी बच्चा आज अगर कहीं ये वीडियो पहली बार देख रहा है बेटा तो उसको पुराने 2 वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। तो इसके पहले दोनों पार्ट को अवश्य देखे बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो हीट देख रहे बेटा, है ना। ऊष्मा होता क्या बेटा, है ना, इससे बहुत हम परिचित है। ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है बेटा, ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है बेटा। ठीक है, जिसके कारण तापमान में क्या होता है बेटा? बदलाव होता है। क्या होता है? तापमान में बदलाव। ठीक है, जब भी हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है, और किसी वस्तु से ऊष्मा लेते हैं बेटा तो उसका ताप क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? किसी वस्तु की गर्माहट के स्तर को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमको 2 वर्ड को ध्यान में रखना पड़ता है बेटा। एक ऊष्मा और दूसरा ताप। ये ठीक उसी प्रकार संबंधित होते हैं बेटा जैसे हमारे दैनिक जीवन में शक्कर और मिठास है बेटा, है ना। शक्कर और मिठास जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार के ऊष्मा और ताप एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है बेटा, ये वास्तव में ऊष्मा और जो ताप होता है वो एक दूसरे के एक कारक है, तो दूसरा क्या बेटा? उसका इफेक्ट अर्थात प्रभाव है। ऊष्मा और ताप एक जो है इसमें से कारक है, कारक यानी कि कॉसेस है, तो दूसरा क्या है बेटा? उसका प्रभाव अर्थात इफेक्ट को बताता है। ठीक है बेटा, तो वास्तव में ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है बेटा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है, ये आपको ध्यान है ना बेटा। अब ये ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है आपको बताया था पिछले क्लास में बेटा। तापांतर के कारण 2 वस्तुओं के बीच जिस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसे हम ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते बेटा? तापांतर के कारण जिन 2 वस्तुओं के बीच जिन ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मा का प्रवाह कहां से होता है बेटा? अधिक ताप से कम ताप की ओर। अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है बेटा, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक है ना बेटा। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। क्या होता है बेटा? जूल। ये ऊष्मा का एसआई मात्रक बेटा। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक बेटा, ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है बेटा? कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या है बेटा? कैलोरी। ठीक है, जूल और कैलोरी में संबंध क्या होता है बेटा? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग लगभग कैसे लिखते हैं बेटा कि 1 कैलोरी बराबर लिखते हैं 4.2 जूल। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल होता है। एक और खास बात याद रखना बेटा ऊष्मा के बारे में, है ना। ऊष्मा एक अदिश राशि, ऊष्मा एक अदिश राशि है बेटा। ऊष्मा क्या है? एक अदिश राशि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा परिभाषा आता है बेटा, हम उसको बोलते हैं 1 कैलोरी की परिभाषा। 1 कैलोरी की परिभाषा है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो 1 कैलोरी की जो परिभाषा बनाया गया बेटा वो किसके लिए बनाया गया है? पानी के हिस्सा,
है ना, पानी को लेकर 1 कैलोरी की परिभाषा को परिभाषित किया गया। और यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों का सर्वमत है बेटा। क्या सर्वमत है? वो बोलते हैं कि 1 ग्राम पानी अर्थात जल के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको फिर से सुनो बेटा। 1 ग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको इसका मतलब क्यों यही टेम्परेचर लेना है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या, पानी के अगर हम दूसरे टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो उसको हम 1 कैलोरी के बराबर नहीं मानते बेटा। यानी अलग अलग टेम्परेचर पर अगर 1-1 डिग्री हम बढ़ा रहे हैं तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो 1 कैलोरी के लिए हमको कौन सा लेना बेटा, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान है। ठीक, ऊष्मा का संचरण, उसके बाद आता है बेटा टॉपिक, जो नया टॉपिक है वो क्या है, ऊष्मा का संचरण। मतलब ऊष्मा कैसे गति करेगा, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। जैसे हम लोग बेटा मनुष्य हैं, तो हम लोग कहाँ कहाँ चल सकते हैं बेटा, है ना। तो हम लोग कहाँ कहाँ चल सकते हैं बताओ, हम जमीन में चल सकते हैं, हवा में चल सकते हैं बेटा, और पानी में। तो उसी प्रकार ऊष्मा संचरण, ऊष्मा कहाँ चल सकता है, चलने की उसकी विधि क्या है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं सभी को है कि अधिक ताप से कम ताप क्यों चलता है। ठीक है ना बेटा, तो इसकी ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का संचरण। ठीक है, तो तापांतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है बेटा, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां बेटा। कितनी विधियां? 3। पहला विधि है बेटा चालन विधि। पहला क्या है? चालन विधि। दूसरा क्या है बेटा? संवहन विधि। तीसरा क्या है बेटा? विकिरण विधि। तीसरा क्या है बेटा? विकिरण विधि। ठीक है, तो ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां बेटा? 3 विधियां। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। उनमें भी हम सबसे पहले किसका स्टडी करेंगे बेटा? चालन विधि की, है ना। ऊष्मा संचरण हम कौन सी विधि का अध्ययन करने वाले बेटा? पहले चालन विधि। ठीक है, तो चालन विधि की परिभाषा जानने से पहले अपन एक उदाहरण देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? उदाहरण। जैसे मान लेते हैं बेटा ये लोहे का एक छड़ है। क्या है? लोहे का एक छड़। ये देखो लोहे का छड़ है ना बेटा। अब इस लोहे के छड़ को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? इसके एक सिरे को गर्म कर देता हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? यहां से गर्म, हीटेड कर, है ना, गर्म कर। ठीक है, तो देखता हूं मैं कि जैसे मैं इस सिरे से गर्म करता हूं तो कुछ समय के पश्चात ये जो लोहे का जो छड़ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? गर्म। अर्थात दूसरे सिरे भी क्या हो जाता है बेटा? गर्म हो जाते हैं। जबकि गर्म हम इस सिरे को कर रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कुछ समय के पश्चात ये सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारे मन में आता है कि गर्म कैसे हुआ बेटा? तो इसका कारण क्या है? तो वास्तव में क्या होता है, जिस सिरे को हम गर्म करते हैं वहां समीप, उसके जो समीप वाला जो कण है, यहाँ का जो समीप वाला अणु है ना, छड़ का जो अणु है वो सबसे पहले यहाँ से ऊष्मा क्या करेगा बेटा? ग्रहण करेगा। और उस ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद वो खुद क्या करता है? कंपन करता है। और कंपन करने के कारण क्या होता है बेटा? है ना, कंपन क्यों कर रहा है? उसको ऊर्जा मिल गई ना बेटा, ऊर्जा मिल गई। और वो अपने समीप वाले कण को क्या कर देता है? ये ऊष्मा को स्थानांतरित कर देता है। और वो कण फिर ऊष्मा को ग्रहण करेगा, खुद कंपन करेगा और फिर वो समीप वाले अणु को अपना ऊष्मा का स्थानांतरण कर देगा। ठीक है बेटा, ये आपको एक बार और सुनो। सबसे पहले जिस सिरे को गर्म करते हैं उस सिरे का छड़ का, उस सिरे के जो छड़ है,
क्षण के जो अणु है वो उष्मा का सबसे पहले क्या करेगा, ग्रहण करेगा, फिर वो खुद क्या होगा, वाइब्रेट होगा अर्थात कंपन करेगा और अपने समीप वाले अणु को उष्मा का स्थानांतरित कर देता है, फिर वो उष्मा को ग्रहण करता है, फिर वो कंपन करता है, फिर अपने समीप वाले कण को उष्मा का स्थानांतरण कर देता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात ये पूरा का पूरा जो क्षण है वो गर्म हो जाता है। ये जिस विधि के द्वारा गर्म हुआ बेटा, उसी विधि का नाम क्या है, चालन विधि। क्या नाम है बेटा, चालन विधि। ठीक है, अब हम चालन विधि को परिभाषित करते हैं बेटा, है ना। तो चालन उष्मा संचरण की वह विधि है, उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ का प्रत्येक अणु अपनी उष्मा को समीपवर्ती अणु को दे देता है और इस प्रकार उष्मा पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है बेटा। अब इस चालन विधि में कुछ खास बातें बेटा। पहला खास बात है, इस विधि के द्वारा सभी धातुएं, क्या बोलो बेटा, सभी धातुएं है ना बेटा, वह पानी को सभी धातुएं एवं ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है, ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है। ठीक है बेटा, पहली खास बात, सभी धातुओं को और ठोस पदार्थों को इसी विधि के द्वारा गर्म किया जाता है। इस विधि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, क्या होती बेटा, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, ये निर्वात में हम लोहे के छड़ को गर्म नहीं कर सकते, याद रखो, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लोहे की जो छड़ है इसके चारों ओर के जो माध्यम है उसको भी क्या कर देता, गर्म कर देता है ना। तो माध्यम, चारों ओर के माध्यम को गर्म कर देता है, याद रखना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट यह आपको ध्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात है बेटा, इसका इस विधि में है ना, इस विधि में उष्मा स्थानांतरण बहुत ही धीमे तरीके से होता है। क्या होता है बेटा, बहुत ही धीमे गति से होती है, यह आपको ध्यान। फिर एक खास बात और है बेटा, इस विधि में उष्मा का स्थानांतरण टेढ़े मेढ़े मार्ग से भी हो सकता है, यह आपको ध्यान। तो ये छोटी छोटी जो बातें बेटा उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और वर्ड सुनने को मिलता है बेटा, उससे भी हमको भी परिचित होना पड़ेगा, और वो वर्ड है बेटा ऊष्मी चालकता। क्या वर्ड है बेटा, ऊष्मी चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी है ना बेटा, ये हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस वर्ड से भी आपको परिचित होना पड़ेगा बेटा। चालन द्वारा उष्मा के प्रवाह को ऊष्मी चालकता कहते हैं। क्या बोला बेटा, चालन द्वारा उष्मा के प्रवाह को ऊष्मी चालकता कहते हैं, और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह आपको ध्यान, किस पर निर्भर करती बेटा, पदार्थ की प्रकृति पर। ऊष्मी चालकता के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं बेटा। कितने भागों में, 3 भागों में बांटते। पहला आता है ऊष्मारोधी, पहला क्या बेटा, ऊष्मारोधी। दूसरा क्या बेटा, कुचालक, और तीसरा क्या बेटा, चालक, या हम इसी को बोल देते बेटा सुचालक, है ना, ये आपको। ठीक है, किसके आधार पर बांट रहे हैं बेटा, ऊष्मी चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऊष्मारोधी, दूसरा कुचालक, और तीसरा क्या बेटा, चालक या सुचालक। ऊष्मारोधी में उष्मा का संचरण शून्य होता है बेटा।
क्या होता है? शून्य होता है, याद रखना, है ना। ऊष्मा का संचरण क्या होता है? शून्य होता है। इसके उदाहरण क्या है बेटा? एबोनाइट, एबोनाइट। और दूसरा उदाहरण क्या है बेटा? एस्बेस्टास, एस्बेस्टास। ठीक है, ये उसके उदाहरण है बेटा। कुचालक में यहां ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नगण्य होता है बेटा। क्या होता है? नगण्य। ऊष्मा का जो संचरण होता है कुचालक पदार्थ में क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान है। इसका उदाहरण क्या है बेटा? लकड़ी, लकड़ी है ना, कांच, या क्लियर। चालक या सुचालक, इसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है बेटा, ऊष्मा का संचरण वो कैसा होता है? सरलता पूर्वक, है ना। कैसा होता है बेटा? सरलता पूर्वक, यस, है ना, सरलता पूर्वक होता है बेटा, आसानी से हो जाता है। सरलता पूर्वक बोल सकते हैं, आसानी से, आसानी से होता है ना, ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा, यही जो इसीलिए अपन जो चालक होता है या ऊष्मा चालक, जो सुचालक है, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? सरलता पूर्वक होता है, आसानी से होता है। यहां सभी धातुएं, सभी धातुएं व पानी, है ना, सभी धातुएं व पानी, ये सब किसमें आता है बेटा? ऊष्मी चालकता में ही आता है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? पानी में, है ना, सभी इनमें भी, सभी धातुओं में भी सबसे अच्छा धातु कौन होता है बेटा? चांदी। क्या होता है? चांदी, या। ठीक है, अगर हम ऊष्मा चालकता के आधार पर इन तीनों की तुलना करें बेटा, तो जो ऊष्मा जो चालकता का बढ़ता रूप किधर होगा बेटा? इधर। इधर मतलब बेटा ऊष्मारोधी से, है ना, ऊष्मारोधी की ऊष्मा चालकता क्या होती? बढ़ती ऊष्मी चालकता। तो इधर से इधर ऊष्मा चालकता का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता किसका होगा बेटा? चालक का। ठीक है, उसके बाद उससे कम क्या होगा? कुचालक का। और बिल्कुल शून्य किसका होता है बेटा? ऊष्मारोधी पदार्थ का, ऊष्मारोधी पदार्थ का। ठीक है, तो सबसे ऊष्मी चालकता सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा? चालक का। किसका होता है? चालक का। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो ये ऊष्मी, है ना, बढ़ती ऊष्मी चालकता के आधार पर पदार्थ, ऊष्मी चालकता, बढ़ती ऊष्मी चालकता के आधार पर पदार्थ के लिए, है ना बेटा, ये आपको ध्यान। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए बेटा, है ना। ओके, थैंक यू।